आज से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे कि इस इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है। उसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या जहाँ से हिस्ट्री का आगाज़ हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या था, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, कब से स्टार्ट हुआ और इसमें कौन कौन से फेमस राइटर्स थे, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। इसका जो पीरियड है 670 से 1100 तक। सबसे पहले द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ऑफ द एंजल्स एंड सेक्शंस। एंगल्स एंड सेक्शंस मतलब ये दो ट्राइब्स थे, दो डिफरेंट कबीले थे। जब इंग्लिश का स्टार्ट हुआ तो इन दोनों कबीलों, इन ट्राइब्स की बदौलत इंग्लिश का स्टार्ट हुआ। द एंसेस्टर्स ऑफ द इंग्लिश रेस मच बिफोर द ऑक्युपाइड ब्रिटेन मतलब इससे पहले जो इंग्लिश नस्ल के जो लोग थे वो ऑक्युपाइड थे, मतलब ब्रिटिश टाइप के लोग। इंग्लिश वाज द कॉमन नेम एंड टंग ऑफ दिस ट्राइब्स, उनके लिए इंग्लिश एक कॉमन ज़बान थी। Before they occupied Britain, they lived along the coasts of Sweden and Denmark। मतलब जब से इन्होंने इस इलाके को ऑक्युपाइड किया या वहाँ पे गलबा हासिल किया या वहाँ आए, उससे पहले स्वीडन और डेनमार्क के लोग वहाँ रहते थे। एंड द लैंड विच दे ऑक्युपाइड वाज कॉल्ड एंगल लैंड, और उस जो ज़मीन को एंगल लैंड कहा जाता था। मतलब जब से इसका आगाज़ हुआ इन ट्राइब्स की बदौलत, एंगल्स एंड सेक्शंस, तो मतलब वो रह रहे थे स्वीडन और डेनमार्क के लोगों के साथ। उन्होंने अपने आप को की ताकि हमारा ही गलबा रहे इसमें। These tribes were fearless, adventurous and brave and during the later years of Roman occupation of Britain मतलब ये जो कबीले थे वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के और बहादुरी के साथ उधर रह रहे थे। उसके बाद दे कैप द ब्रिटिश कोर्ट्स इन टेरर। उसके बाद लाइक अदर नेशन दे सेंग एट देयर फीस्ट अबाउट बैटल्स, गॉड्स एंड देयर सेस्ट्रल हीरोज एंड सम ऑफ देयर चीफ्स वर आल्सो बैड्स मतलब दूसरे लोगों की तरह ये भी गाते थे और अपनी जंग के बारे में और देवताओं के बारे में, अपने हीरोज़ के बारे में बताते थे। उसके बाद इट वाज इन दीज सॉन्ग्स ऑफ रिलीजन, वार्स एंड एग्रीकल्चर दैट इंग्लिश पोइट्री बिगिन द एंशिएंट एंगल्स लैंड व्हाइल ब्रिटेन वाज स्टिल अ रोमन प्रोविंस मतलब इसी दौर में जो ये पीरियड था बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें पोइट्री का आगाज़ हुआ। ठीक है, पोइट्री के साथ मतलब रोमन थे उस दौर में, रोमन लोग भी वहाँ, इट वाज द पार्ट ऑफ these tribes। उसके बाद दो मच ऑफ दिस एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज लॉस्ट, देयर आर स्टिल सम फ्रेगमेंट लेफ्ट मतलब इस दौर में पोइट्री आया कि लॉस्ट हो गई थी लेकिन उसके कुछ हिस्से फिर बाकी थे। उसके बाद फॉर एग्जांपल विट्सिथ डिस्क्राइब्स कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स विजिटेड इन इमेजिनेशन बाय अ फॉर वॉन्डरिंग पोइट मतलब एक पोइट की एग्जांपल दी है। उसके बाद वेल्डीर टेल्स हाउ वाल्टर ऑफ एक्विटेन withstood a host of foes in the passes of Bosage। उसके बाद द स्प्लेंडेड फ्रेगमेंट कॉल्ड द फाइट एंड फिनबर्ग डील्स विद द सेम फेवरेट थीम्स ऑफ बैटल अगेंस्ट फेयरफुल ऑडिस। उसके बाद कंप्लेंट ऑफ डियर डिस्क्राइब द डिसअपॉइंटमेंट लवर मतलब ये बातें हैं उस दौर की जो बता रहा है, और डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने जो कहानियाँ लिखी या किसी राइटर्स के बारे में या किसी जंग के बारे में या किसी प्यार मोहब्बत की कहानी के बारे में कुछ भी लिखा तो वो तमाम चीज़ों को एक्चुअली बताने की कोशिश। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम ऑफ दिस पीरियड इज़ बी वॉल्फ मतलब इस पीरियड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम थी बी वॉल्फ थी। It is tale of adventures of Beowulf, the hero who is a champion of flair of monsters मतलब इस
चैम्पियन था मॉन्स्टर्स का बीवोल्फ पोएम. It really interesting and different from later romances is that is full of all sorts of references and allusion to great events to the fortunes of kings and nations. मतलब इसमें डिफरेंट किंग्स के बारे में बताया गया, डिफरेंट नेशंस के बारे में डिस्कशन हुई. देयर इज अ दस एन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये एक स्टोरी वाले से. आफ्टर द एंग्लो सैक्सन एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, मतलब इसके बाद क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी का गलबा हो गया और क्रिश्चियनिटी पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कशन, मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जाने लगा. द पोएटिक्स ऑफ द रिलीजियस थीम एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइट्री, मतलब जो पोइट जो राइटर्स थे जो लिखते थे वो अपने थीम में रिलीजियस एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते थे. In fact, a major portion of Anglo-Saxon poetry is religious. The two important religious poets of Anglo-Saxon period were Cadman and Thynewulf. मतलब ये दो बहुत important जो religious poets थे. Cadman sang in a series the whole story of the fate of man from the creation and the fall of the redemptions. मतलब उसकी जो stories थी या आदमी कैसे बना और उसकी मतलब कैसे जनरेट हुआ, आदमी कैसे बना और उसके फॉल कैसे हुआ. The last judgment and within this large framework the scripture. उसके बाद सिनीवोल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम इन द ये उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम भी थी. उसके बाद मेटेरिकल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवर्स ऑफ क्रिस मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट विच इज ट्रीटेड विद मच ग्रेंजुअर. एंग्लो-सैक्सन पोइट्री इज मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम द पोइट्री ऑफ नेक्स्ट पीरियड, मतलब इसकी जो पोइट्री थी दूसरे पीरियड से टोटली डिफरेंट थी. Middle English or Anglo-Norman period, for it deals with the tradition of older world and expresses another temperament of way of living. मतलब इसके बाद जो पीरियड था मिडल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मल पीरियड वो इससे टोटली डिफरेंट था. It breathes the influences of wind and storms. It is a poetry of stern and passionate people concerned with the primal things of life, moody melancholy and fires, yet with the great capacity of endurances and fidelity. मतलब इस जो पीरियड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की कोशिश कर. The Anglo-Saxon period was also marked by beginning of English prose. मतलब इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो ये पीरियड था इसमें इंग्लिश पीरियड यानी इंग्लिश प्रोज का भी आगाज़ हुआ, इंग्लिश प्रोज स्टार्टिंग हुआ इसके बारे में. उसके बाद दो द क्रोनोलिकल्स विच प्रोबेबली बिगिन इन किंग अल्फर्ड टाइम्स एंड दो अल्फर्ड्स ट्रांसलेशन फ्रॉम द लैटिन एंड कॉमन अवेलेबल. मतलब ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियत हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की. प्रोज वाज एस्टेब्लिश विच हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. In fact, poetry there was a no break in prose of Anglo-Saxon period and the Middle English period. मतलब पोइट्री एज वेल एज प्रोज में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई इस पीरियड में. द लेटर प्रोज इन इंग्लैंड वाज कंटिन्यूशन ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज. द टेंडेंसी ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज इज टुवर्ड ऑब्जर्वेंसेस ऑफ द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच. मतलब इसमें ऑर्डिनरी स्पीच के रूल्स को भी परखा जाने लगा, उसके बारे में जानने लगे लोग. That is why though one has to make a considerable effort in order to read worth of Anglo-Saxon. मतलब जिसकी वजह से लोग इस काबिल हो गए थे कि वो एंग्लो सैक्सन की वर्ड्स को पढ़ने लग गए थे. उसके बाद it is comparatively easy to understand their prose. और लोग इस पीरियड में आसानी से प्रोज को पढ़ने लग गए थे. The great success of Anglo-Saxon prose is in religious instructions. मतलब religious instruction बहुत ज़्यादा मिलने लग गई थी. The two great pioneers of English prose was Alfred the Great, the glorious king of Wessex. मतलब Alfred the Great था वो glorious king था. Wessex नाम का एक सिटी था, प्लेस थी उसका बहुत बड़ा
बादशाह था। Who translated a number of Latin chronicles in English, and Elfric, a priest who wrote sermon in sort of poetic prose। मतलब ये दो राइटर्स के बारे में इसने डिस्कस किया कि एल्फ्रिक ने जो प्रीस्ट था उसने सरमन्स खुतबात लिखे प्रोज की मद में, पोएटिक। द Angles and Saxons first landed in England in middle of the 5th century, and by 670 AD they had occupied almost the whole of the country। मतलब सबसे पहले जो एंगल्स एंड सेक्सन थे वो इंग्लैंड में लैंडेड हुए, मतलब वहाँ उन्होंने अपना बसेरा किया, वहाँ आकर रहने लगे और उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम कंट्री को अपने गलबे में ले लिया था। उसके बाद अनलाइक द रोमन्स हु कम एज ए कन्क्वेयर्स, दिस ट्राइब सेटल इन इंग्लैंड मेड हर देयर परमानेंट होम। मतलब उसके साथ फिर रोमन्स आ गए और वो भी डिफरेंट ट्राइब्स में बटे हुए थे और उन्होंने अपना मकाम बना लिया, कॉलोनीज बना ली और वहाँ रहने लग गए। उसके बाद दे बिकम देयर फॉर द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस। द एंग्लो सैक्सन किंग्स ऑफ whom Alfred the Great was the most prominent rule till 1066। मतलब वो कम्प्लीटली उनका गलबा हो गया इस एरिया में, और जो अल्फ्रेड द ग्रेट था बहुत फेमस जो किंग था उस दौर का, उसने अपनी हुकूमत की टिल 1066 तक, मतलब 1066 तक उसने अपनी टोटली हुकूमत की ड्यूरिंग दैट रीजन। When Harold, the last of Saxon kings, was defeated in the Battle of Hastings by William the Conqueror of Normandy, France। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जो लास्ट किंग था उसको शिकस्त हुई एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग बाय विलियम ने उसको शिकस्त दी, और नॉर्मंडे और कन्क्वेयर ऑफ नॉर्मंडे, उन्होंने नॉर्मंडे को फतह किया। The Anglo-Saxon or Old English period in English therefore extended roughly from 670 to 1100 AD तक। मतलब इसी तरह जो इसका पीरियड है रफली तौर पे अमूमी तौर पे थोड़ा सा बढ़ा, मतलब 670 तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक दैट द लिटरेचर ऑफ एनी कंट्री एनी पीरियड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ led by the people of that country in a particular period। we find that this applies to the literature of this period। मतलब इसमें बुक में किसी भी कंट्री के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उनका रहन सहन और किस तरह वो लाइफ गुजार रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन की हुई है। द एंगल्स एंड सेक्शंस combined in themselves opposing traits of characters, savagery and sentiment, rough living and deep feeling, splendid courage and deep melancholy, resulting from thinking about the unanswered problem of the death। मतलब उन्होंने जो अपने आप को इसके मुताबिक ढाल लिया, मतलब वो चाहते थे कि हम जो गुलामी की ज़िंदगी ना गुजारें। उनकी जो फीलिंग थी, उनमें जज्बा था, वो डिफरेंट था, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अनबियरेबल थी, और जो वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे उससे मतलब वो ऐसा लग रहा था कि दे आर गोइंग टू बी डेथ, मतलब वो मरने के करीब है या मरने। द एंगल्स एंड सेक्शन फर्स्ट लैंडेड इन इंग्लैंड, सेम वही अगेन। लास्ट वाली स्लाइड थी। उसके बाद नेक्स्ट है दे फॉलो इन देयर लाइफ ग्रेट प्रिंसिपल्स, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। मतलब वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारना चाहते थे, मतलब वो आज़ादी टाइप ज़िंदगी गुजारना चाहते, मतलब वो पर्सनल फ्रीडम चाहते थे। they want to be responsible regarding nature point of view, religion point of view, love for womanhood and struggle of glory। अपनी इज़्ज़त के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे।
ऑल दिस प्रिंसिपल आर रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर, मतलब ये खसूसियत थी ये इस लिटरेचर की। They were full of emotions and aspiration and loud music and song, thus we read in Beowulf। मतलब इसमें प्यार भरा म्यूज़िक था, सॉन्ग्स थे जिससे हमें एस्पायरेशन मिलती है। बीवोल्फ की ये इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, म्यूजिक एंड सॉन्ग वर द हीरो सेट, द क्ली वुड रैंग एंड सॉन्ग अप्रोज व्हेन हॉटगेयर्स स्कोप गेव द हॉल गुड चेयर। मतलब ये जो बीवोल्फ पोएम है उसकी फेमस लाइंस हैं। द एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज इज ओनली ब्रांच ऑफ ग्रेट आर्यन एंड इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये जो लैंग्वेज बन गई थी वो आर्यंस और इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज बन गई थी। कंक्लूजन ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड अराउंड, मतलब इसका एंड क्या था? It has the same root words for father and mother, for God and man, for the common needs and common relationship of life. We find in Sanskrit, Iranian, Greek and Latin। मतलब इसमें ये डिफरेंट टाइप के हम लैंग्वेज को देखते हैं। It is this old vigorous Anglo-Saxon language which forms the basis of modern language। मतलब इसी के बना पर मिडल लैंग्वेज बनी। मतलब यही लैंग्वेज जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हेल्पफुल हुई। मतलब ये था एंग्लो सैक्सन पीरियड, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थी, करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कौन से किंग थे, उसकी खसूसियत की थी, कौन सी पोएम इम्पोर्टेंट थी और कौन से व्यू पॉइंट्स थे जो दीज आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स यू कैन से दैट एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से स्टार्ट हुआ और उसकी खसूसियत क्या थी और उसका पीरियड कब से कब तक था और उसमें कौन कौन से फेमस पोइट थे, पोइट्री का आगाज़ इसमें हुआ, प्रोज का आगाज़ इसमें हुआ, उसके बाद कौन कौन से डिफरेंट ट्राइब्स थे, कौन कौन से डिफरेंट कंट्रीज़ थे जो उधर आके सेटल हुए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया इसमें, मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड में। नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करेंगे जिसको मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू एरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोस बनाएंगे सेम लाइक दिस और स्लाइड्स में डाटा को भी शेयर करेंगे।